फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमाने खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या ऑडिओ चॅनलवर. गलती किसकी या पुस्तकातील 6वी कहाणी, क्या क्या जुल्म नहीं ढाए मुझपर ससुराल वालों. मेरा नाम ज्योति और आयु 21 वर्ष है. मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ. यूँ तो मेरे नाम का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं अपनों से जुड़े सभी लोगों के जीवन में केवल अंधकार ही लाई. मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके आधार पर मुझे दोषी ठहराया जाए. मेरी जिंदगी से रोशनी तभी से मध्यम होने लगी जब से मेरा विनय के साथ विवाह हुआ. मैं उसे दोष दूं या अपने भाग्य को, मुझे दैनिक अखबारों के पहले पन्नों पर सुर्खियां मिली. यह बात दिगर है कि गलत कारणों से शायद आज तक कोई भी यह नहीं जान सका कि मेरे मामले में गलती कहाँ हुई. मेरा जन्म एक गरीब किंतु सम्मानित परिवार में हुआ. मेरे पिताजी एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे. वह डाक विभाग में कार्यरत थे, लेकिन लंबी बीमारी के बाद वह हमें 1984 में छोड़ गए. मेरे 4 भाई और एक बहन है. मेरे 3 भाई और बहन की शादी हो चुकी थी. अभी हाल में क्रूर भाग्य के पंजे से मुझे बचाने से पहले तक मैं यह भी नहीं जान सकी कि हम इतने गरीब थे. मेरी माँ अनुकंपा के आधार पर पिताजी की जगह डाक विभाग में नौकरी पाने में सफल हो गई. बहरहाल हमारे पास बचत की जो भी जमा पूंजी थी वह सब पिताजी के इलाज पर खर्च हो गई. सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी माँ के ऊपर एक ऋण था जो आज तक शेष है. उसकी रकम बढ़कर कई गुना हो गई है. यह सोचकर कि मेरी इन खूबसूरत बेटियों का क्या होगा, मेरी माँ तथा भाइयों ने मिलकर मेरी और मेरी बहन का विवाह कर दिया. मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मेरी बहन की 16 बरस थी. मुझे नहीं मालूम कभी मेरे पक्ष के लोगों ने विनय के बारे में कोई पूछताछ की हो. विनय का केबल टीवी नेटवर्क का अच्छा धंधा था और उसके पास एक दूध की दुकान थी. मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था, फिर भी मुझे सहमत होना पड़ा. मैं देखने में सुंदर थी, इसलिए विनय ने बिना किसी मांग के मुझे स्वीकार कर लिया. मुझे यह बात मालूम है कि मेरी माँ को हमारी शादी के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ा था. शादी के मंडप में विनय ने अपना असली रूप दिखा दिया. वह तलवार निकाल कर हवा में लहराने लगा. उसने कहा कि मेरी माँ को मेरे बहनों को भी सोने की एक अंगूठी देनी चाहिए. यह ऐसी मांग थी जो न केवल अनुचित थी, बल्कि यह अचानक उठाई गई मांग थी. हम हतप्रभ रह गए. बहरहाल करीबी रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से मामला हल हो गया. मेरी मुसीबत के दिन शुरू हो गए. विवाह के अगले दिन विनय ने मुझे मारा. मैं हैरान रह गई, लेकिन अभी तो यह शुरुआत थी. कुछ दिनों बाद विनय और उसकी माँ ने मुझे कम देह रहने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. मेरा बहनोई भी उनके साथ हो गया. उसकी पत्नी, जो कि हमारे साथ ही रहती थी, उसके साथ भी कई वर्षों तक मेरे जैसा ही व्यवहार किया जाता था, लेकिन उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था. वो मुझे ढाढ़स बंधाती. मेरी कुंवारी ननद जब तक चिंगारियां छोड़ती रहती. यह सब अनवरत चलता रहा. अब उन्होंने भी मुझे बड़ी निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया. वे मुझे प्यार और अन्न से भूखा रखते. एकांत में मैं रोती. डर के मारे मैंने कभी भी उनके आगे आंसू नहीं बहाए. मेरे विवाह के 1 वर्ष बाद से मेरी माँ तथा मेरे भाइयों को मुझे मिलने की इजाजत कभी नहीं दी गई. मैं हमेशा धमकाई जाती. मेरे पति ने मेरे बारे में भद्दे इश्तहार छापकर उन्हें मेरी माँ के सहकर्मी तथा उसके पास पड़ोस में बांट दिया. उसने हर काम योजनाबद्ध तरीके से किया. संयोगवश इन इश्तहारों पर हमारे इलाके की पुलिस चौकी की मुहर लगी हुई थी. जब वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो उसने नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए. उसने मुझे स्थानीय गुरुद्वारा में ले जाकर पटक दिया. मैं वहाँ 3 महीने रही. मैं सिर्फ इधर उधर भटकती रही. जब यह सब बहुत नागवार गुजरने लगा तो ग्रंथियों ने मुझे विनय के घर पहुंचा दिया. मुझे ये बात सख्ती से बताई जाती थी कि वह विनय का घर था, मेरा नहीं.
इसके बाद विनय ने मुझे सड़क पर उतार दिया। उसने मुझे एक मंदिर के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि मैं भीख मांगू। मैंने 3 महीने तक भीख मांगी। वह सारा दिन मेरे आसपास मंडराता रहता और रात को मुझे छोड़कर घर चला जाता। मेरे हाल पर तरस खाकर पुलिस मुझे जो कुछ खाने को देती मैं उस पर निर्भर रहती, लेकिन अक्सर भूखी ही रह जाती। अगर कोई विनय की हरकत पर ऐतराज करता तो वो उसे चिल्ला कर कहता, यह मेरी निजी संपत्ति है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा इसके साथ। बहरहाल यह भी अधिक दिनों तक नहीं चला। बाद में मुझे उसने अपने ऑफिस की छत पर बने एक कमरे में कैद कर दिया। सिर्फ 12 वर्ग गज सिर्फ 12 वर्ग गज में मैं बने इस छोटे से कमरे में रोशनदान तक नहीं था। कोई शौचालय या स्नान गृह भी नहीं था। पानी का कोई नल नहीं था। मुझे कमरे में रखे हुए मटके के साथ अंदर बंद किया जाता था। मैं रात दिन अंदर बंद रहती। जब कभी भी उसकी जब कभी भी उसकी मुझे पीटने की इच्छा प्रबल होती तो वो 1 दिन 2 दिन मेरे पास आ जाता। उन दिनों में एक चपाती के लिए मैं 2 3 दिन तक तरसती रहती। मेरे भाइयों के साथ मेरे बचाव के लिए पुलिस ने आने से 2 साल पहले तक मैं उसी जेल में रही। मैं अस्थिपंजर मात्र बनकर रह गई थी और मेरा वजन घटकर कुल 21 किलो रह गया था। ऐसा नहीं था कि इन 2 वर्षों में कोई घटना घटी नहीं। मेरे परिवार वालों ने पुलिस की में एक शिकायत दर्ज कराई दी थी। पुलिस हमें जब भी थाने या चौकी बुलाती उससे पहले मेरा पति मुझे जबान न खोलने की धमकी देता। मैं हमेशा अपनी माँ और भाइयों की गलती बताती और उन पर अपनी निजी जिंदगी में दखल देने का आरोप लगाती। और अगर मेरे मायके वाले ने अपनी जिद पर अड़ते तो मैं उन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे देती। पुलिस इसलिए लाचार थी क्योंकि मैं अपनी माँ के खिलाफ थी। हालांकि वे मेरी बिगड़ती हुई हालत को देखकर सब कुछ समझते थे, लेकिन वे विनय को समझाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। पुलिस वालों ने अकल से काम लेने की सीख देते। विनय प्रतिशोध स्वरूप पुलिस वालों को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे देता। कुछ संवेदनशील पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप करने और गंभीरता से मामले की जांच करने के बाद ही मेरी असली कहानी जान सके। दरहकीकत यह है कि मेरी जिंदगी दिल्ली पुलिस की ऋणी है, जो उस कमरे तक पहुंच गई जहां मैं मरने के लिए छोड़ दी गई थी। पुलिस ने मेरा भाग्य बदल दिया। दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है कि अगर पुलिस मेरे परिवार वालों की पहली वाली शिकायतों पर चिंतित होकर जांच पड़ताल करती तो यह सब कुछ रोका जा सकता था। मेरी शारीरिक हालत अपने आप में एक साक्ष्य थी कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन वे हर बार उन्हें अनसुने कर देते और मामले को एक नियमित शिकायत मानकर सिर्फ औपचारिकता पूरी कर देते थे। इसमें गलती किसकी है? अनेक भारतीय माता पिता सोचते हैं कि बेटियां उनके सिर पर बोझ है और शादी करनी जितनी जल्दी यह बोझ उतार दिया जाए उतना अच्छा है। कई बार पारिवारिक स्थिति या व्यक्ति की अपनी लाचारी तकलीफदेह हालात को झेलने की विवश कर देती है। रूढ़िवादी भारतीय पुरुष और उसका परिवार मानता है कि बहुएं घरेलू कामकाज और दहेज के जरिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने का साधन के अलावा और कुछ भी नहीं है। पुलिस की संवेदनहीनता और अक्षमता उसे शिकायत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने से रोकती है। इसमें गलती किसकी है?